हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज हम लेक्चर 16 करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, आज से हम डिजीज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम आईसीडी 10 के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, इसे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो साइको एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है वो, फिर सिजोफ्रेनिया, ऐसे ऐसे करके हम एक एक सीरियल वाइज करते चले जाएंगे। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स शो करते हैं। और इसका कॉज क्या रहता है? जो भी फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक कॉज होते हैं। अब फिजिकल और ऑर्गेनिक कॉजेस में क्या क्या आता है वो अभी हम पूरा एक अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। आप अभी के लिए बस इतना समझो कि फिजिकल कारणों की वजह से अगर कोई हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है, डिलीरियम और डिमेंशिया पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन दोनों को पढ़ेंगे और साथ साथ में एमनीशिया को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक ये जान लो कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को हम ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स भी बोलते हैं या फिर इन्हें न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स की कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है इन विच साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स अकर्स ड्यू टू आइडेंटिफाइबल फिजिकल और ऑर्गेनिक कॉज अफेक्टिंग द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को कोई फिजिकल फैक्टर की वजह से अगर हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे। दीज डिसऑर्डर्स आर नॉट प्राइमरली साइकेट्रिक but arise because of brain diseases, injuries, infection, metabolic disturbance और substance effect। यानी कि ये मेनली क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, ये किसी फिजिकल कारणों की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि कोई ब्रेन की डिजीज हो गई, इंजरी हो गई ब्रेन के अंदर, इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो गए, हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस जो होते हैं, या फिर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स वगैरह अगर कम ज्यादा हो जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है, या फिर कोई सब्सटेंस के इफेक्ट की वजह से हो जाए। तो आईसीडी 10 के अंदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया गया है F00 से लेके F09 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स आर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टरबेंस इन कॉग्निशन, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मूड, बिहेवियर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की जगह पे आप यहाँ पे फिजिकल पैथोलॉजी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फिजिकल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर अच्छी सी डेफिनेशन हो जाती है कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ये डिस्टरबेंस हमारे कॉग्निशन कॉग्निशन थिंकिंग भी बोल सकते हो, थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मूड, बिहेवियर के अंदर अगर डिस्टरबेंस होता है कोई भी फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक कॉज की वजह से ब्रेन के अंदर, तब हम उसे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये मेनली क्लासिफाइड है तीन टाइप्स के। पहला डिलीरियम, एक्यूट एमनीशिया और डिमेंशिया। तो इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली डिमेंशिया पढ़ना है, पर्टिकुलरली डिलीरियम पढ़ना है, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे, आप उनसे डायरेक्टली डिमेंशिया पे स्किप करके जा सकते हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कॉजेस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो डीजनरेटिव डिजीजेस। डीजनरेटिव डिजीजेस वो सारी डिजीजेस होती हैं जिसके अंदर हमारे ब्रेन के टिश्यूज धीरे धीरे करके खुद ही डिजनरेट होते हैं, खुद ही नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, और बाद में वो एक प्लेग बन जाता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन की सेल्स को डैमेज कर देता है। लाइक अल्जाइमर डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज हो गई, हंटन्स डिजीज हो गई। सबसे ज्यादा अल्जाइमर डिजीज ही कारण होती है। नेक्स्ट फिर है वेस्कुलर कॉज हो सकता है हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई न मिले, नस फट जाए ब्रेन के अंदर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लाइक स्ट्रोक, सेरिब्रल अर्थरोस्क्लेरोसिस। यानी अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हमारी जो ब्लड सप्लाई जा रही थी मान लो आर्टरी के अंदर,
यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक तो ये वाला ये इश्मिक स्ट्रोक है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, यानी कि ब्रेन के अंदर नस फट जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, या फिर वहां पे ब्लॉकेज हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज पे ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। या फिर हाइपरटेंशन की वजह से ही स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो ये कॉजेस हो सकते हैं। या फिर इन्फेक्शन की वजह से, मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, HIV एड्स की वजह से, या न्यूरोसिफिलिस की वजह से भी आपका ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और मेन कॉज रहता है हेड इंजरी। हेड इंजरी होने की वजह से काफी हद तक डिलीरियम हो जाता है, जैसे RTA हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई गिर जाए कहीं से जिसकी वजह से हेड इंजरी हो जाए, उसके बाद ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट फिर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। तो मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कंफ्यूजन की एक स्टेट आ जाती है, इंसान अनकॉन्शियस सा होने लग जाता है, उसे चीजें याद नहीं रहती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाता है तो। हाइपोथायराइडिज्म है तो, या फिर लिवर और किडनी फेलियर होता है तब। सब्सटेंस रिलेटेड, अल्कोहल, ड्रग्स या फिर अदर कोई भी टॉक्सिन्स का अगर ज्यादा कोई कंजम्पशन कर रहा है तो भी देखने को मिलता है। बाकी ब्रेन ट्यूमर्स, हाइपोक्सिया यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से भी देखने को मिलता है। और इसमें दो ही विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B12। ठीक है, इनकी कमी होने की वजह से ही हमारे ब्रेन में ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यही सारे कॉज रहते हैं। अगर आपके से डिलीरियम पूछा जाए या डिमेंशिया पूछा जाए तो दोनों में ही आप ये सारे कॉजेस को लिख सकते हैं। या आपसे मान लो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स पूछ लिया तो आप ये कॉजेस को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं डिलीरियम क्या होता है। तो डिलीरियम क्या होता है? एक एक्यूट और रिवर्सिबल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। तो एक्यूट और रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? एक्यूट का मतलब कोई भी चीज अचानक से हो गई। एक मान लो डिलीरियम का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ऊपर से एकदम डायरेक्टली अचानक से हुआ, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और लास्ट में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक्यूट है, यानी कि अचानक से हो जाने वाली प्रॉब्लम है। और ये रिवर्सिबल है, यानी कि इसे वापस से हम ठीक कर सकते हैं, पेशेंट को वापस से हम नॉर्मल स्टेट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो डिलीरियम इज एन एक्यूट रिवर्सिबल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर characterized by impairment of consciousness, disorientation, disturbance in perception and restlessness। ठीक है, तो डिलीरियम में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि कॉन्शियसनेस गड़बड़ा सकता है, इंसान सो सकता है कि मान लो पूरी तरह से अलर्ट ना हो। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट हो जाएगा अलर्टनेस में। डिसओरिएंटेशन, टाइम प्लेस पर्सन को ना पहचान पाए, डिस्टर्ब हो उसका परसेप्शन, चीजों को समझ ना पाए, और रेस्टलेस रहेगा। ठीक है, डिलीरियम इज मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ये चीज आप याद रखना, ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर होता है डिलीरियम। ठीक है, और इसकी इटियोलॉजी यानी कि कॉजेस को अभी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, मेनली तो डिलीरियम मोस्ट कॉमन होता है अल्कोहलिक्स में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, अल्कोहलिक्स में जो होता है सबसे ज्यादा कॉमन होता है डिलीरियम। ठीक है, तब उसको डिलीरियम ट्रीमेंस बोलते हैं, अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं? क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा सा फैंसी वर्ड होता है आपका साइन एंड सिम्टम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिफिकल्टी होंगी इन पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान लगाने में उसे प्रॉब्लम होगी, सही से सोच नहीं पाएगा, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाएगी, हेलुसिनेशन और इल्यूजन होते हैं मोस्ट कॉमन। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे, बहुत सारे विचार आते जाएंगे दिमाग के अंदर। डिक्रीज रीजनिंग एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, तो हमारा जो सोचने और समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हम अपने जो गोल्स होते हैं उससे हम नहीं पा पाते हैं। ठीक है, वो कम हो जाता है। डिसओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन। ठीक है, तो हम ऐसा हो सकता है हमें समय का पता न चले, हम कहाँ पे हैं ये ना पता चले, हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, हो सकता है जानते हो फिर भी हम उसे नहीं पहचान पा रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है।
इम्पेयर्ड रिसेंट मेमोरी यानी कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है या वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी वो इम्पेयर हो जाएगी, हमें कुछ चीजें याद नहीं होंगी, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो जो हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, ठीक है, अलर्टनेस का लेवल होता है वो अल्टर हो जाएगा। अल्टर्ड स्लीप लाइक हाइपरसोमनियस, मतलब एक्सेसिव स्लीप होगी, ठीक है। सोमनोलेंस, हाइपरसोमनोलेंस मतलब एक्सेसिव स्लीप। इंसोम्निया हो सकता है, तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, स्लीप अल्टर्ड हो जाएगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी। पेशेंट में हाइपर विजिलेंस और मे बी स्टूबर और सेमी कोमा, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, या फिर एकदम से शांति से बैठ जाए, स्टूपर बन जाए, कुछ बोले ही नहीं, या और सेमी कोमा की स्टेज हो सकती है। इसके प्रोग्नोसिस यानी कि ये कैसे हुआ और कैसे ठीक होगा। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि अब मान लो कोई डिजीज हो गई, तब वो आने वाले फ्यूचर के टाइम में क्या हमें सिम्टम शो करेगी, क्या वो ठीक होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है, अगर गुड प्रोग्नोसिस अगर हम बोलते हैं तो यानी कि वो डिजीज इन फ्यूचर ठीक हो जाएगी। पुअर प्रोग्नोसिस यानी कि वो डिजीज ठीक नहीं होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है इसका, ये डिजीज सडन ऑनसेट होता है, इसका अचानक से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डे, ठीक है, सिम्टम्स फ्लक्चुएट करते रहेंगे। रिवर्सिबल इफ कॉज इज ट्रीटेड, अगर मान लो जो इसका कारण होता है उसको ट्रीट कर दिया जाता है तो ये वापस से पेशेंट नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, ये रिवर्सिबल होती है। कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ अनट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। डायग्नोसिस के अंदर क्या कर सकते हैं हम भाई, ये हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत कम ही चांसेस होते हैं कराना होता है। मेनली क्या है, हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है बाय इंटरव्यू, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, या फिर जरूरत पड़ती है तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हैं। पर मेनली क्या होता है, डिलीरियम डिमेंशिया में मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से काम हो जाता है। और सीटी और एमआरआई कब कराएंगे, इफ इंडिकेटेड लिखा है, यानी कि अगर मान लो कोई हेड ट्रॉमा हुआ है या अगर मान लो कोई कारण का पता नहीं चल रहा है तब ये कराया जाएगा। हो सकता है ट्यूमर के कारण हुआ हो या कोई भी चीज हो सकती है, तो उसके लिए सीटी और एमआरआई कराया जाएगा ब्रेन का। नेक्स्ट फिर अब इसके मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेनली तो इसका पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस कारण की वजह से डिलीरियम हुआ है और उसे ट्रीट करेंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि शांत वातावरण, वेल लाइटेड रूम में रखेंगे पेशेंट को। ओरिएंटेशन क्लूज देंगे यानी कि क्लॉक, कैलेंडर का यूज कराएंगे। फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स रखेंगे जिससे वो फेमिलियर है, वो अपने घर में पहले भी उन चीजों को यूज करता है, उसे फैमिली अगर प्रेजेंट होगी तो उसे फेमिलियर इन्वायरमेंट मिलेगा। जिससे हम पढ़ते भी हैं, हम लोग मिलियो थेरेपी में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो वो चीजें करेंगे। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर सीवियर है तो उसकी जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर हेलोपेरिडॉल दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस यही होती है हेलोपेरिडॉल। फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि रेस्पेरिडोन, ओलंजापिन, बेंजोडाइजापीन्स, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जो एल्कोहल विड्रॉल की वजह से जिनको डिलीरियम हुआ है उनके अंदर हम सिर्फ बेंजोडाइजापीन ही देंगे, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ बेंजोडाइजापीन देंगे, ऐसा आप समझ सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, मेंटेन पेशेंट सेफ्टी की पेशेंट भाई गिर ना जाए, वो कहीं भाग ना जाए, ठीक है, ऐसा ना हो। प्रिवेंट फॉल्स, भाई पेशेंट गिरे नहीं। फ्रीक्वेंट रीओरिएंटेशन, बार बार पेशेंट को बताना क्या टाइम हो रहा है, क्या तारीख है, ये कौन है, ठीक है, उसके उसको ओरिएंट कराना बार बार। नेक्स्ट फिर मॉनिटर करना वाइटल साइंस को, मेंटेन करना हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को, ठीक है, और अवॉइड रिस्ट्रेन इफ पॉसिबल। अगर मान लो पेशेंट भाग भाग नहीं रहा है तो उसे जबरदस्ती बांधेंगे नहीं, अगर हाँ भागने की कोशिश कर रहा है तब उसे बांधेंगे। ऑब्जर्व करेंगे स्लीप पैटर्न को कि सही से सो रहा है कि नहीं सो रहा है। सपोर्ट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट वगैरह, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट फिर डिलीरियम ट्रीटमेंट,
और डिलीरियम ट्रिमेंस क्या होता है कि ये जो होता है डिलीरियम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसे सीवियर फॉर्म ऑफ डिलीरियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि अल्कोहल विड्रॉल में ही देखा जाएगा। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, पेशेंट को कपकपाने लगेगा पेशेंट, ठीक है, उसके हाथ कांपने लगेंगे, स्वेटिंग होगी एक्सेसिवली, हेलुसिनेशन होगा, कुछ आवाजें सुनाई देंगी, कुछ दिखाई देने लग जाएगा, एजिटेशन होगा, गुस्से में रहेगा पेशेंट, और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन होती है एक्यूट एमनीशिया। तो एमनीशिया का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी को हम एमनीशिया बोलते हैं। तो एक्यूट एमनीशिया यानी कि अचानक से किसी को मेमोरी लॉस होने लग जाए, उसे हम बोलेंगे सिंपली। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूट एमनीशिया इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी विथ रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारा डिलीरियम के अंदर क्या हो रहा था, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रही थी, बट यहाँ पे इंसान फुल्ली कॉन्शियस होगा, फुल्ली ओरिएंटेड रहेगा, फिर भी इसके अंदर लॉस ऑफ मेमोरी होगा, कॉमनली ड्यू टू ऑर्गेनिक ब्रेन कॉजेस लाइक इंटॉक्सिकेशन और एक्यूट स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। एक्यूट एमनीशिया का मतलब क्या, सडनली लॉस ऑफ मेमोरी होने लग जाए लेकिन कॉन्शियस रहे पेशेंट, ठीक है। तो ये इसमें हमारी दो टाइप की मेमोरी अफेक्टेड होती है, उसके बेसिस पे हम एक्यूट एमनीशिया को दो टाइप में बांटेंगे, और एक क्या होता है, इन्हीं दो टाइप को अगर हम मिला देते हैं उसे ग्लोबल एमनीशिया बोलते हैं, बोथ एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस। आपने सुना होगा रेट्रोग्रेड एमनीशिया, मैंने तो कई मूवीज में सुना है। तो उसमें क्या होता है, पहले एंट्रोग्रेड पढ़ते हैं। एंट्रो जैसे आप एंटीरियर और पोस्टीरियर पढ़ते हो ना, तो एंटीरियर यानी आगे आने वाला, ठीक है। तो अब जो आगे आने वाली जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी मेमोरीज होती हैं, वो इंसान नहीं बना पाता है, ठीक है। यानी कि उन चीजों को, जैसे आज जो हुआ ये नहीं याद कर पाएगा इंसान, ठीक है, तो उसे एंट्रोग्रेड एमनीशिया बोलेंगे। कल उससे अगर पूछा जाएगा अरे कल क्या हुआ था, कुछ नहीं याद है, तो ये एंट्रोग्रेड एमनीशिया होता है, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर ऑनसेट। मोस्ट कॉमन इन एक्यूट एमनीशिया, पेशेंट कैन नॉट रिमेम्बर रिसेंट इवेंट्स, तो जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उन्हें पेशेंट याद नहीं रख पाएगा। फिर जो रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, रेट्रोग्रेड यानी कि जो पुरानी इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत पहले की इवेंट्स, ठीक है, उन्हें वो धीरे धीरे करके भूलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी रिसेंट की बातें होंगी वो तो उसे याद रहेंगी, ठीक ठीक ठाक, लेकिन जो पुरानी मेमोरीज हैं उन्हें धीरे धीरे पेशेंट भूलने लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया एंट्रोग्रेड एमनीशिया और रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंट्रो यानी कि आगे आने वाली जो भी मेमोरीज होती हैं उन्हें भूल जाता है, यानी जो भी रिसेंट की मेमोरीज होती हैं, जो भी रिसेंट के इवेंट्स होते हैं उन्हें पेशेंट याद नहीं रख पाता है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है, जो भी पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, जो पहले से पेशेंट को याद थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके उन पुरानी बातों को भूलता जाएगा, ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन आपका जो एक्यूट एमनीशिया है वो F04 के अंदर ऑर्गेनिक एमनीशिया सिंड्रोम करके वहां पे उसे रखा गया है। ये क्या होता है, अल्कोहल या फिर अदर कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से नहीं होता है, ठीक है। हमने इसकी इटियोलॉजी पहले ही पढ़ रखी है, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, कोई आपका विटामिन की कमी की वजह से, कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी वहां पे, उन सारे कॉजेस की वजह से ही हो सकता है। तो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो देखने को क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें एमनीशिया है, यानी कि मेमोरी डिस्टर्बेंस सबसे पहले होगा, जो सडन इनएबिलिटी टू रिमेम्बर रिसेंट इवेंट्स, तो जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उन्हें पेशेंट भूलने लगेगा, बार बार पूछेगा अरे ये क्या है, ये कौन है, ऐसे करके। पुअर रिटेंशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नई इन्फॉर्मेशन होगी उसे वो याद नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट फिर होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी अनयूजुअली क्लियर कॉन्शियसनेस। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस यानी कि इंसान का जो लेवल ऑफ अटेंशन होता है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ पे फुल्ली कॉन्शियस रहेगा पेशेंट, ठीक है। बट जैसे कि डिलीरियम में होता था वो कॉन्शियस नहीं होता था, बट यहाँ पे वो अवेयर रहेगा, ठीक है, सारी बातों से। नेक्स्ट फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है मे बी डिसओरिएंटेड टू टाइम, ओरिएंटेशन टू पर्सन यूजुअली प्रिजर्व, यानी कि वो याद रहेगा उसको कि हाँ ये कौन इंसान है,
समय का हो सकता है कि ना याद रहे, मतलब इसमें ओरिएंटेशन बना रहता है। बिहेवियर, बिहेवियर में क्या आएगा, एंजाइटी रहेगी, कंफ्यूज रहेगा, मे बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, उसे क्लियरिटी नहीं रहेगी। कन्फेबुलेशन हो सकता है प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर वो भूल गया है कोई बात को, तो कन्फेबुलेशन हमने पढ़ा था टर्म्स के अंदर। तो ये क्या होता है इसके अंदर, अगर पेशेंट जो भी बातों को भूल जाता है, जो भी इवेंट्स को भूल जाता है, तो अपने मेमोरी गैप्स को वो अपनी फैंटेसी से फिल कर देता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी बातें बना के वो डाल देता है, ठीक है। अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स, अब कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक हेडेक, डिजीनेस, सीजर्स हो सकता है एपिलेप्सी के अंदर, और इमोशनल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। अब इसका कोर्स और प्रोग्नोसिस, यानी कि कोर्स ये अचानक से होगा, ठीक है, ड्यूरेशन में भी मिनट टू वीक्स, ठीक है, हो सकता है कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्तों तक का ये डिजीज रहे। ऑफन रिवर्सिबल, ठीक है, इफ कॉज स्टेटेड, यानी कि जिस भी कारण की वजह से ये डिजीज हुई है, अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो ये डिजीज रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि वापस से पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। पुअर प्रोग्नोसिस इफ ड्यू टू एक्सटेसिव ब्रेन डैमेज, अगर मान लो ब्रेन डैमेज हो गया है, एक्सटेंसिवली ब्रेन डैमेज हुआ है, तब प्रोग्नोसिस पुअर रहेगा, यानी कि डिजीज के जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे 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 करके और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। अब इसके अंदर डायग्नोसिस में आप क्या क्या कर सकते हो, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या भाई कहाँ चोट लगी है वगैरह देख लो आप, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सब कराएंगे आप। और इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी, एमआरआई, ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और विटामिन बी 1 के लेवल को चेक कर सकते हैं इसके अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो भी अंडरलाइंग कॉज होगा उसे ट्रीट करना, सीजर्स की वजह से हुआ है तो सीजर्स को कंट्रोल करना, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से हुआ है तो उसे ट्रीट करना, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स, या मान लो कोई ड्रग्स की वजह से हुआ है तो उसे रोक देना, थायमीन की कमी की वजह से हुआ है तो थायमीन सप्लीमेंट्स, यानी कि विटामिन बी 12 बी 1 के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इस एमनीशिया के लिए क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं होती है। अगर सीजर्स हो रहे हैं तो एंटी एपिलेप्टिक्स का यूज करना है, और थायामीन का यूज करना है अगर अल्कोहल रिलेटेड केसेस होते हैं तो। बाकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रीअश्योरेंस, बार बार उसे पेशेंट को ये कराना कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, आपको गंभीर बीमारी नहीं है, ऐसे करके रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना, एंजाइटी को कम कराना उसकी, और रियलिटी से ओरिएंटेट कराना, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना, फ्रीक्वेंट रीओरिएंटेशन, बार बार उसे बताते रहना कि हाँ क्या समय हो रहा है, क्या तारीख है, ये कौन लोग है आपके सामने, अगर भूल जाता है तो उसे बार बार चीजों को बताना। मेंटेन स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करवाना पेशेंट से कि हाँ आप इतने बजे उठो सो के, इतने बजे सोने जाओ, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे नहाओ, ऐसे करके उसका प्रॉपर एक रूटीन बना के रखना। ऑब्जर्व करना मेमोरी पैटर्न को कि हाँ वो कब की चीजों को भूल रहा है, या क्या उसका मेमोरी पैटर्न है उस चीजों को। एनकरेज करना यूज ऑफ मेमोरी एड्स, ठीक है, अगर मान लो बार बार उसकी मेमोरी लॉस हो रही है तो क्या करे वो, उसको मेमोरी एड्स में आप क्या करा सकते हो कि पेशेंट को एक डायरी दे दो, पेन दे दो कि हाँ आप जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उससे आप इसके अंदर लिख लो, ताकि वो भूलने ना पाए, सिंपल सी चीज है। सपोर्ट करना फैमिली मेंबर्स को साइकोलॉजिकली, इमोशनली। अब प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि एमनीशिया ना, तो सबसे पहले प्रिवेंट करनी होगी हेड इंजरी, कि हेड इंजरी नहीं होने पाए, बाइक राइड करते समय हेलमेट्स का यूज करो, कार ड्राइव करते समय आप सीट बेल्ट को लगाओ, ठीक है, रोड पे चलते हुए भी आप हेलमेट लगा सकते हो, साइकिल चलाते हुए भी आप बाईसाइकिल हेलमेट्स होते हैं उनका यूज करो, ताकि हेड इंजरी ना होने पाए। कंट्रोल करना है अल्कोहल इनटेक को, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है उनका ट्रीटमेंट करना, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अरे नेक्स्ट डिजीज है डिमेंशिया, ठीक है, ये लास्ट डिजीज है, मेनली तीन ही डिजीजेस होती हैं हमारा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है, इज अ प्रोग्रेसिव
इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन दी मेंटल फंक्शंस, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वो रिवर्सिबल था, कि वापस से अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो वापस से जो भी भूली हुई चीजें हैं वो याद आ जाती हैं, या भी जो भी फंक्शंस डिस्टर्ब हुए हैं वापस से वो नॉर्मल हो जाते हैं। पर यहाँ डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, पहली बात तो ये प्रोग्रेसिव होती है, ये इसका ग्राफ क्या होता है, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये डिजीज धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, और प्लस इसमें क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि अब एक बार इधर से इधर चले गए तो इधर से इधर नहीं आ सकते हो, वापिस नहीं आ सकते नॉर्मल स्टेट के अंदर। और इसके अंदर हमारे मेंटल फंक्शंस क्या क्या डिस्टर्ब होते हैं, लाइक मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कैलकुलेशन, लर्निंग, लैंग्वेज, जजमेंट, इन अ स्टेट ऑफ फुल अलर्टनेस, यानी कि और हम किस स्टेट में होते हैं, फुल्ली अलर्ट होते हैं, कॉन्शियस होते हैं पूरी तरह से। और फिर भी हमारी जो मेमोरी है, थिंकिंग है, ओरिएंटेशन है, कैलकुलेशन है, लर्निंग है, लैंग्वेज है, जजमेंट है, डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। इसके अंदर धीरे 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 करके डिक्लाइन होने लगता है, उसे हम बोलते हैं डिमेंशिया, ठीक है। तो डिमेंशिया के कॉजेस क्या होते हैं, इसका प्राइमरी कॉज होता है डीजेनरेटिव कॉजेस, यानी कि धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन की सेल्स क्या होती हैं, डेड होने लग जाती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज होता है डिमेंशिया का अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज होने की वजह से धीरे धीरे करके इंसान भूलने लग जाता है, जो भी बातें होती हैं, जो भी मेमोरी होती है वो धीरे धीरे करके वो चली जाती है। या फिर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो जाए, लीवी बॉडी डिमेंशिया, ये सब कम देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कॉज ऑफ डिमेंशिया तो आप वहां पे अल्जाइमर डिजीज ही लिखोगे, ऑप्शंस पे है तो उसे टिक करोगे, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव, अब अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, तो अल्जाइमर डिजीज होती है प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ने वाली और डीजनरेटिव डिजीज है, यानी कि ब्रेन की सेल्स को डीजनरेट करने लगता है, मेनली आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये क्या होता है, 65 साल की एज के बाद ये होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज एट्रोफी, डिफ्यूज एट्रोफी का मतलब क्या होता है, जो हमारी ब्रेन की सेल्स होती है ना, धीरे धीरे करके श्रिंक होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं थ्रू आउट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा वो धीरे धीरे करके सिकुड़ने लग जाएगा। डिस्ट्रक्टिव हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस, और इसकी वजह से जो हमारे ब्रेन होगा उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ी देखने को मिलेगी, न्यूरॉन्स में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं उसमें गड़बड़ी को मिलेगी, मेमोरी रिटेंशन के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी, सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसके सेकेंडरी कॉजेस होते हैं कुछ कुछ, लाइक सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस की वजह से, पार्किंसन डिजीज, हंटिंग डिजीज, हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस लाइक HIV, न्यूरोसिफिलिस, इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसका जो रिवर्सिबल कॉज होता है, कुछ कुछ होता है स्यूडो डिमेंशिया जैसा, कि हो लगेगा तो डिमेंशिया है लेकिन वो डिमेंशिया होता नहीं है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लाइक विटामिन B12 की कमी होने की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी होने की वजह से आपको स्यूडो डिमेंशिया की स्टेट आ सकती है, लेकिन ये सबका सब रिवर्सिबल होगा, वापस से चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। वापस से इंसान नॉर्मल हो जाएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस हो, और भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो मेनली मेमोरी को ही माना जाता है। पैथोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी की प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन हो गई, धीरे धीरे न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। सेरिब्रल एट्रोफी होगी, धीरे धीरे करके सेरिब्रम जो होगा वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने लग जाएगा। रिड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स इन अल्जाइमर, अल्जाइमर के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जैसे धीरे धीरे करके अब डीजनरेट होने लगे न्यूरॉन्स, तो वहां पे एबनॉर्मल प्रोटीन्स बन जाते हैं वो। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जजमेंट देखने को मिलेगा, नेग्लेक्ट
नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, ठीक है, वो ध्यान नहीं देगा अपने पर्सनल हाइजीन पे, कैसा दिख रहा है पेशेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। डिसोरिएंटेशन रहेगा, समय दिन तारीख जगह इंसान सब धीरे धीरे करके भूलने लग जाएगा। एफेजिया हो सकता है, यानी कि डिफिकल्टी इन लैंग्वेज, यानी कि बोलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एप्रेक्सिया होगा, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग लर्नड एक्टिविटीज, जो पहले से सीखी हुई चीजें हैं, जो मान लो स्किल्स हैं, इंसान पूरी लाइफ करता आ रहा है और वो लास्ट में जाके उसे भूल जाएगा, तो डिफिकल्टी होगी उसे परफॉर्म करने में, एप्रेक्सिया। एग्नोसिया हो सकता है, एग्नोसिया यानी कि फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, तो ये चीजों को पहचानने से मना कर सकता है पेशेंट। पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लाइक पैरानॉइड हो सकता है, ठीक है, पैरानॉइड यानी कि उसे शक होने लग जाएगा कि कोई उसे मारना चाहता है, ऐसा वो शक करने लग जाएगा लोगों पे, पर्सनालिटी चेंजेस हो सकते हैं। एपैथी हो जाएगा, हो सकता है इमोशनल, मतलब इमोशंस वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन, लोगों से दूर रहने लगेगा। नेक्स्ट फिर स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। अब क्या होता है, डिमेंशिया की स्टेजेस होती है, लाइक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड डिमेंशिया के अंदर क्या होगा, इंसान भूलने लग जाता है चीजों को, ठीक है, डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। अब वो जो नई चीजें सीखना चाहता है वो नहीं सीख पाता है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी इंडिपेंडेंटली अपने जो डेली लिविंग वाले टास्क होते हैं उन्हें परफॉर्म कर पाता है। फिर उसके बाद होता है मॉडरेट डिमेंशिया। मॉडरेट डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, मार्क्ड मेमोरी लॉस, मतलब अब मेमोरी लॉस और ज्यादा लेवल पे होने लग जाएगा। डिसोरिएंटेशन रहेगा, इंसान को समय दिन तारीख का पता नहीं रहेगा। नीड हेल्प इन डेली एक्टिविटीज। अब पेशेंट को क्या होगी, जरूरत पड़ेगी कि कोई उसकी हेल्प करे ताकि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उन्हें भी कर पाए। सीवियर डिमेंशिया, सीवियर डिमेंशिया में क्या होगा, इंसान लॉस ऑफ स्पीच, बोलना बोलना बंद कर देगा, कंप्लीट डिपेंडेंस हो जाएगा और दूसरे पे डिपेंड करेगा कि हाँ अब हमें कोई पूरी तरह से हमें ले जाए, नहलाए, हमारा खाना दे, हमें खाना बना के दे, खिलाए, ये सब चीजें। बेड रिडन हो जाएगा, बेड से नहीं उठेगा, लॉस ऑफ ब्लड एंड बॉवल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है अपना। नेक्स्ट फिर अब इसमें डायग्नोसिस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सीटी, ब्रेन एमआरआई, ये सब चीजें करा सकते हो आप। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के अंदर विटामिन बी 12 का लेवल और थायराइड फंक्शंस को टेस्ट करना, ईईजी करवाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। नेक्स्ट फिर अब मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो ये डिमेंशिया क्या होता है, कंप्लीटली इसे क्योर करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बट ये धीरे धीरे, मतलब इसको जो भूल रहा होता है चीजों को, उसको और स्लो डाउन किया जा सकता है, ठीक है, पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है, कोलिनेट्रेज इनहिबिटर, ठीक है, तो यानी कि जो एसिटाइल कोलिनोल का उसे बढ़ा देगी ये सब ड्रग्स। डोनेपेजिल, रिवास्टिजिमीन और गैलेंटामीन, ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देंगी। फिर उसके बाद क्या है, एनएमडी ए, ठीक है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये मेमेंटीन और एंटीसाइकोटिक्स का अगर सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है तब दिया जाएगा, ठीक है, पर इसको ध्यान में रखते हुए देनी होती है, कॉशियसली देनी होती है। एंटी डिप्रेसेंट, अगर मान लो डिप्रेशन प्रेजेंट है तब एंटी डिप्रेसेंट प्रोवाइड करना। बाकी अब इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो, मेंटेन करना पेशेंट की सेफ्टी को, एस्टेब्लिश करना डेली रूटीन, एनकरेज करना सेल्फ केयर को, प्रोवाइड करना प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रिवेंट करना फॉल्स, ओरिएंट करना पेशेंट को जेंटली, मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कामली, यानी कि शांति से अब उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, जैसे मान लो बॉवल ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे शांत रह के, यानी कि पेशेंट को मारने लग जाए, डांटने लग जाए, वो सब चीजें नहीं करनी। सपोर्ट करना है जो भी केयर गिवर्स है उन्हें, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा। तो यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स पे, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।